हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 7 जिसका नाम है कारक, उसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा होती है संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। कारक क्या होते हैं? संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध, क्रिया मतलब क्या होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, मतलब जो क्रिया कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उससे क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। मतलब कि संबंध प्रकट करना मतलब कि संज्ञा क्या होता है? कोई नाम। सर्वनाम क्या होता है? कोई नाम की जगह हमने उसका वह, तुम, मैं ऐसे वर्ड यूज कर लिए, तो उनसे जो क्रिया करवाई जा रही है और उस क्रिया से उसका क्या संबंध है, वो क्या कहलाता है? कारक। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। वाक्यों में पाए जाने वाले शब्द परस्पर संबद्ध होते हैं, उनमें संबंध को व्यक्त करना कारकों का काम है। अब कोई भी वाक्य होता है उसमें क्या होता है? आपस में शब्दों में परस्पर संबंध होता है और उन संबंधों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारकीय चिन्ह या परस्पर। अब कारक के चिन्ह होते हैं कुछ। चिन्ह मतलब एक उसके कोई चिन्ह पॉइंट होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम ने, को, से, के, लिए, पर आदि शब्द चिन्हों द्वारा क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। ये शब्द चिन्ह कारकीय चिन्ह अथवा परस्पर कहलाते हैं। अब कारकों के चिन्ह होते हैं, तो वो चिन्ह मैं आपको बताऊंगी। कारक पहले आप बताती हूँ मैं आपको, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक होते हैं 8 प्रकार के। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और लास्ट है 8 संबोधन कारक। अब देखिए इन कारकों के चिन्ह भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से, के द्वारा अर्थ में। मतलब इसमें दो वो होते हैं, दो कारकों के जो प्रकार हैं उसमें दो के लिए यूज किया जाता है। संप्रदान कारक के लिए और को। अपादान कारक का चिन्ह है से, जो कि पृथकता मतलब अलग करने के भाव में जो आता है वो। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, मतलब ये इसके चिन्ह हैं। अधिकरण कारक मैं और पर। संबोधन कारक हे और अरे। तो देखिए आपको आपकी बुक में ये कारक के भेद दिए गए हैं और ये है कारकों के नाम जो 8 प्रकार के कारक होते हैं और ये उनके चिन्ह हैं। इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कर्ता, जो काम करे। कर्ता कौन हुआ? जो काम कर रहा है, मतलब जो भी कोई काम कर रहा है। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े। कर्म मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपको कर्मों का फल मिलेगा, तो जिस काम का उस पर फल पड़े उसे हम कहते हैं कर्म। करण, काम करने का साधन। करण क्या होता है? काम करने का साधन, मतलब कौन सी क्रिया की जा रही है। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान कौन होता है? कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं। अब मैं किसके लिए काम कर रही हूँ? आपके लिए, कि आपको पढ़ा रही हूँ। अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो। मतलब जैसे मैंने पेन से उसकी डॉट पेन से अंदर उसकी रिफिल निकाल दी, तो मैंने उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो अपादान क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग हो। संबंध, जो परस्पर संबंध जोड़े। संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशन, जो दो चीजों में आपस में परस्पर संबंध जोड़ता है। अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो। मतलब क्रिया का क्या मतलब होता है? जो काम कर रहे हैं उसका एक आधार होता है कि हम किस आधार पर वो काम कर रहे हैं, वो किसमें क्या होता है? वो अधिकरण होता है। फिर संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए। संबोधन क्या होता है? संबोधित करना, आपने सुना होगा ना भाषण में। तो संबोधन करना मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको संबोधन कर रही हूँ, फिर मैं किसी स्टूडेंट को खड़ा करूंगी तो मैं उसे जिस चीज को बोलकर संबोधित करूंगी उसे कहते हैं संबोधन। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे धोबी ने गधे को पीटा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, मतलब कौन क्रिया कर रहा है उसका पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। अब इसमें दिया है आपको एक उदाहरण, धोबी ने गधे को पीटा। तो कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने। कर्ता
जो कारक होते हैं उसके 8 प्रकार में से पहला प्रकार है और उसका चिन्ह होता है ने। धोबी ने गधे को पीटा, तो ने क्या हो गया? कर्ता हो गया। फिर इस वाक्यों में क्रिया करने वाले धोबी तथा सिपाही हैं, अतः इनका कर्ता कारक है और कर्ता कारक साथ कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है। कर्ता कारक के साथ किसका? ने चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर देखिए इन वाक्यों में अब राहुल पत्र लिख रहा है, वह अभी तक नहीं आया। इसमें क्या है? राहुल कर्ता है और ने क्या हुआ? उसका चिन्ह हुआ। अब देखिए कर्म कारक, नेक्स्ट कौन सा है? कर्म कारक। कर्म, कर्म का क्या चिन्ह होता है? को। इसका क्या चिन्ह होता है? को। तो कर्ता का चिन्ह हुआ ने और कर्म का हो गया को। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब देखिए वाक्य में प्रयुक्त मतलब एक सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले जिस शब्द पर, किसी भी शब्द पर कर्ता द्वारा, अभी मैंने आपको कर्ता बताया, कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है। तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव, मतलब उस कार्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस काम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ये देखिए कर्ता का है विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का है को। परंतु कभी कभी यह बिना विभक्ति चिन्ह के भी पाया जाता है, जैसे माँ ने अब्दुल्ला को भोजन दिया, मोहन ने फूल को देखा। अब देखिए मोहन ने फूल को देखा, मोहन क्या हो गया? कर्ता, ने उसका चिन्ह हो गया। फूल को, फूल क्या हो गया? कर्म को, उसका चिन्ह क्या है? को। मोहन ने फूल को देखा, फिर चाचा जी गाँव गए। ये एक ऐसा है इसमें कुछ नहीं है। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हमको को लगाना या ने लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन मोहन ने फूल को देखा, तो कर्ता ने कर्म को, मतलब मोहन ने फूल को देखा। अब इसमें थर्ड है करण कारक। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका क्या चिन्ह है? से। देखिए जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, तो जिस साधन के द्वारा, जिस चीज से वो काम करता है उसको क्या कहते हैं? करण कारक। तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ये देखिए इसका विभक्ति चिन्ह है से। अजय पेन से पत्र लिखता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, अजय पेन से पत्र लिखता है। अजय कौन हुआ? कर्ता। पेन से किससे कर रहा है वो? कर्म, सॉरी पेन से मतलब करण, किससे लिख रहा है? साधन क्या हुआ? पत्र लिख रहा है, मतलब कौन सा काम कर रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो वो कर किससे रहा है? साधन कौन सा है उसके पास? पेन है। तो साधन जो होता है उसको हम करण, साधन को क्या कहते हैं? करण कारक। और से उसका विभक्ति चिन्ह होता है, मतलब पेन से पत्र लिख रहा है। फिर देखिए संप्रदान कारक, जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। अब नेक्स्ट है इसमें संप्रदान कारक। संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? इसमें देखिए के लिए, संप्रदान का क्या चिन्ह होता है? के लिए। मतलब संप्रदान कौन सा प्रकार है? कारक के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से चौथा प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है। किसके लिए क्रिया की जाती है? संज्ञा के लिए या सर्वनाम के लिए, या जिसे कुछ दिया जाता है, मतलब जिसे कुछ हम दे रहे हैं, उसे व्यक्त करने वाले शब्द को, कि वो कैसे पता पड़ रहा है कि हम इसे कुछ दे रहे हैं, उसको जो व्यक्त करता है जिससे हमें पता चलता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। मतलब के लिए। अब जैसे मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लेकर पेन दे दिया है उसको, उसके पास पेन नहीं है, मैंने अपने पास एक एक्स्ट्रा पेन था उसे दे दिया, तो मैंने क्या कहा कि राम के लिए मैंने पेन दिया। तो के लिए, किसके लिए दिया? राम के लिए दिया। तो उसके लिए कौन सा चिन्ह यूज होता है? राम के लिए। यह दूध मोहन के लिए है। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है आपकी बुक में, यह दूध मोहन के लिए। तो दूध किसके लिए है? मोहन के लिए। तो संप्रदान क्या मतलब होता है? जिसके लिए काम कर रहे, के लिए। तो दूध किसके लिए लिया? मोहन के लिए। फिर देखिए अपनी पुस्तकें दूसरे को मत दो। अब इसमें
ये लिखा है कि अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो, तो वो क्या बोल रहा है कि उसको मत दो। फिर इन वाक्यों में मोहन तथा दूसरों संप्रदान कारक है। अब इसमें जो दूसरों शब्द है, जो आपको मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल बताया, अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो, तो वो किसके लिए मना कर रहा है? दूसरों के लिए मना कर रहा है। लिए आ गया ना बीच में, किसके लिए? दूसरों के लिए, कि आप अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। तो दूसरों इसमें क्या हुआ? संप्रदान हुआ, संप्रदान शब्द। अब देखिए नेक्स्ट इसमें अपादान कारक। अपादान कारक इसका 5वां प्रकार होता है कारक का। इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम? अपादान कारक के लिए आपको जो विभक्ति चिन्ह होता है अपादान में लगता है से मतलब अलग करना, और से इसमें किस लिए लगाया जाता है? कि हम इसको किसी चीज से अलग कर रहे हैं, अलग करने का जो भाव होता है उसमें जब से लगता है उसे कहते हैं अपादान कारक। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम से जब किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम को अलग करने का जो भाव होता है या अलग करने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? अपादान कारक। इसके लिए हम क्या शब्द विभक्ति चिन्ह कौन सा यूज होता है? से। तो इसमें लिखा है अजय घर से निकला। अजय कहाँ से निकला? घर से, मतलब वो घर से अलग हो गया। अलग करने का जो भाव होता है उसे अपादान कहा जाता है। तो अजय घर से निकला, अजय कहाँ से निकला? घर से। मैं कह दूंगी अजय कक्षा से निकला, क्लास से निकला। कहाँ से निकल गया वो? क्लास से, मतलब अलग हो गया वो। तो उसको हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। यहाँ घर अलग होने, यहाँ घर से अलग होने का बोध होता है। घर से अलग होने का मतलब घर से वो निकल गया, तो घर से वो अलग हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक। अब संबंध कारक में क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट किया जाए, मतलब संज्ञा या सर्वनाम से जहाँ संबंध प्रकट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संबंध कारक। मतलब किसी से उसका संबंध बताना, संबंध होने का पता चलता है कि उससे उसका क्या संबंध है, उसे हम कहते हैं संबंध कारक। या अखिल का घर है, उसकी साइकिल विजय ले गया। अब देखिए आपका संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? का, के और की। का, के और की, तीन होते हैं इसकी विभक्ति चिन्ह, का, के और की। मतलब का से भी आप किसी का संबंध व्यक्त करेंगे कि यह अजय का घर है, मतलब अजय का उस घर से संबंध है दोनों का। की और का, या अखिल का घर है, इसमें आपको एक उदाहरण दिया है। फिर उसकी साइकिल विजय ले गया। किसकी साइकिल ले गया? मैंने यहाँ सर्वनाम शब्द यूज किया है, उसकी। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि नैतिक की साइकिल विजय ले गया, तो की आ गया ना, नैतिक की, मतलब ये देखिए आप उसे विभक्ति चिन्ह है की, के और का, तीन विभक्ति चिन्ह होते हैं। फिर यह अखिल का घर है, का, उसका विभक्ति चिन्ह आ गया संबंध का। तो किसका घर है वो? अखिल का घर है, उस घर से उसका संबंध हो गया। साइकिल किसकी है? विजय ले गया, किसकी साइकिल? नैतिक की, तो नैतिक की साइकिल, तो उस साइकिल से किसका संबंध हुआ? नैतिक का। तो जहां संबंध बताया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के और की। उसके बाद है आपका नेक्स्ट अधिकरण कारक। देखिए मैं आपको यहां बताती हूं, अधिकरण कारक। इसका क्या चिन्ह होता है? विभक्ति चिन्ह अधिकरण का मैं और पर। मैं और पर दो विभक्ति चिन्ह इसके अधिकरण कारक के। ये सातवां प्रकार है उसका कारक। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8, उसमें से ये 7वां प्रकार है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, मतलब उसके स्थान, ये कारक का पता चलता है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। कमरे में कोई है, कमरे में। आपको देखिए दोनों विभक्ति चिन्ह इन वाक्यों में प्रयुक्त हो रहे हैं, मैं और पर। बंदर पेड़ पर, तो पर आ गया बीच में वाक्य में, वो क्या है? अधिकरण कारक है। फिर कमरे में कोई है, कमरे में,
मैं आ रहा है बीच में वाक्य में, तो कमरे में कोई है, ये अधिकरण। कुर्सी पर बैठ जाओ, पर आ रहा है बीच में, कुर्सी पर बैठ जाओ। फिर पलंग पर लेट जाओ, तो जहाँ पर आ रहा है बीच में उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जहाँ आपके किसी भी वाक्य में मैं और पर का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक। फिर इसमें लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक। अब संबोधन क्या होता है? संबोधन मतलब संबोधित करना, जो आपको पहले भी बताया था मैंने। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं है और अरे। अब देखिए, आपको जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या सचेत करने में किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मैं आपको संबोधित कर रही हूँ किसी को पुकारने के लिए, मतलब शब्द का ऐसा रूप जिसे हम किसी को पुकारने के लिए, किसी को आवाज़ लगाने के लिए, या किसी को सचेत मतलब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा उसको मैं अलर्ट करने के लिए कोई शब्द बोलूँगी, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। मतलब उसको संबोधित किस वर्ड से मैं कर रही हूँ। तो उसमें देखिए आप, सुरेश यहाँ आओ, यहाँ आओ, सुरेश यहाँ आओ, मैंने उसको संबोधित करके बोला, उसका नाम लेकर। फिर भाइयों देश के उत्थान के लिए परिश्रम करो, हे राम कृपा करो। हे राम क्या कर रही हूँ मैं? हे देखिए आ गया चिन्ह है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों शोर मत मचाओ, तो मैंने पहले बच्चों को संबोधित किया है। किसको संबोधित किया? बच्चों। शोर मत मचाओ मतलब किसको बोला मैंने? ये संबोधित करके बच्चों को। और अरे, अरे आप आ गए, तो मैंने अरे किसके लिए यूज़ किया? जो भी कमरे में एंटर हुआ है उसको मैंने क्या किया? अरे। तो जहाँ पर हम है, अरे, इस तरह से किसी को कोई वर्ड संबोधित करके बोलते हैं उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में इसका प्रयोग साधन या उपाय के अर्थ में होता है, जबकि अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। अब देखिए, इन दोनों कारक में मैं और से विभक्ति का प्रयोग होता है। किस किस में? करण कारक और अपादान कारक में। देखिए, करण कारक में भी से और अपादान कारक में भी से, दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इनका भाव अलग अलग होता है। किसका? देखिए, करण कारक में इसका प्रयोग किसके लिए? साधन या उपाय के लिए होता है, कि हम किस साधन से, जैसे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ या मैं चौक से लिख रही हूँ, तो वो साधन के लिए उपयोग होता है। और अपादान कारक में अलग होने के भाव से, कि हम उसको उस चीज़ से अलग कर रहे हैं। करण कारक, अब आपको मैं इसके उदाहरण भी बता देती हूँ। हरी चम्मच से खाना खाता है। अब इसमें देखिए किस साधन के लिए, करण कारक में क्या है? साधन के लिए उपयोग करते हैं से को, तो किससे खा रहा है वो खाना? चम्मच से, मतलब चम्मच क्या हुई? साधन हुई। फिर देखिए, हम गाड़ी से दिल्ली जाएंगे। किससे जाएंगे दिल्ली? गाड़ी से। तो साधन क्या हो गई? गाड़ी। हम अपनी आंखों से देखते हैं। हम किस चीज़ से देखते हैं? आंखों से। साधन क्या हुआ देखने का? आंखें। अब अपादान कारक में से यूज होता है, तो वो किस लिए? वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से, किससे अलग हो गए पत्ते? वृक्ष से, मतलब अलग होने का भाव हो रहा है। वृक्ष से पत्ते गिर गए तो अलग हो गए। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, मतलब हिमालय से वो अलग हो गई निकलकर। छत से नीचे उतरो। छत से नीचे उतरो मतलब छत से अलग होने का भाव हो रहा है। तो अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है से विभक्ति के, और करण कारक में साधन के लिए यूज किया जाता है से को, जो उसकी विभक्ति है। तो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें कारक के बारे में बताया गया है कि कारक क्या होते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं, और 8 प्रकार के कारक होते हैं। उनकी विभक्ति चिन्ह होते हैं जो कि आपस में वाक्यों में संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध प्रकट किया जाता है आपस में इन विभक्ति चिन्हों द्वारा, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप ये चैप्टर रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको इस कारकों के चिन्ह भी याद करने हैं कि किस कारक का क्या चिन्ह होता है। ये मैंने आपको यहाँ सब बता दिए, आपकी बुक में भी है कि कर्ता का ने, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ये विभक्ति चिन्ह है। ये 8 के 8 आपको प्रकार भी याद करने हैं और इनकी विभक्ति चिन्ह भी याद करने हैं। स्टूडेंट, इस बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है, कॉपी में नहीं लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।